Loved ones of a missing family from Eufaula fight to keep the search for answers alive. It's now been a year since Bobby Jamison, his wife Cheryl Lynn, and the couple's 6-year-old daughter disappeared. 2 News reporter Casey Roebuck talked to those closest to them. She has their story all new at 6. The Jamisons' loved ones spent the sad anniversary here at the family's lakeside home in Eufaula. A year after their disappearance, the family's whereabouts are still a total mystery. I think right now it's so hard because I don't know. I don't know what happened. It's been a year since Star Jamison's son Bobby, his wife Sherilyn, and their 6-year-old daughter Madison vanished. A witness saw them on October 8, 2009, as they were exploring some land they were looking at buying in the Panola Mountains near Red Oak. 11 days later, their truck was found abandoned on that same land. Their IDs, cell phones, cash, and their family dog were still locked inside. A search of the area came up empty. They don't deserve to be forgotten. Nikki Chenault is Sherilyn's best friend. She says false rumors of the couple's involvement in witchcraft and drugs have hindered the family's search for real answers. A lot of people are judging because they don't know them, and I knew them. I knew Sherilyn for 11 years. I've known Bobby for the last 7 years. The kindest, most gentle man I've ever met. It's really hard because, you know, I know my son would protect his wife and my grandbaby, but, you know, I just grieve because I don't know. I don't know what's happened. During a vigil at the Jamisons' home, their loved ones released 3 colors of balloons, each representing a member of a family who remains lost. We love you, Bobby. We love you, Sherilyn. And we love you, Madison. We'll always love you, and our prayers are with you. इससे पहले कि हम लोग इस केस में आगे बढ़े, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस केस का एक एक लफ्ज़ ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आप लोगों को ये केस समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये केस हद से ज़्यादा कंफ्यूजिंग और माइंड बेंडिंग है। लेकिन शुरुआत करने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। आज की कहानी हमें लेके चलती है यूफाला सिटी में, जो कि यूएसए के स्टेट ओक्लाहोमा में है। अब ये सिटी फेमस है जेंटल जायंट के लिए, जिसका नाम है लेक यूफाला। लेक यूफाला एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है। प्रेजेंट में यूफाला सिटी की पॉपुलेशन महज 2800 लोगों की है। अब साल 2009 में इसी शहर में रहती थी जेमिसन फैमिली। जेमिसन फैमिली में 3 लोग थे। बॉबी जेमिसन, जिनकी उम्र 44 ईयर्स की थी, उनकी वाइफ शेरलिन जेमिसन, जिनकी एज 40 ईयर्स की थी, और उन दोनों की बेटी मैडिसन जेमिसन, उनकी एज 6 साल की थी। इस फैमिली के अपने आसपास के पड़ोसियों से बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे और इस फैमिली की मेंटालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसी की वजह से ये लोग सबसे मिलजुल के रहते थे। लेकिन अब वो लोग सिटी की लाइफ से बहुत ज़्यादा उब गए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके 40 एकड़ के लैंड में रहेंगे, वो भी एक शिपिंग कंटेनर में। अब 40 एकर्स ऑफ लैंड बहुत बड़ी जमीन होती है। टाउन से दूर जाकर रहना वहाँ के लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अचानक से ऐसा डिसीजन लेना ये बड़ी बात है। और जेमिसन फैमिली ने अपने आसपास के पड़ोसी या फिर अपने किसी भी रिलेटिव को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। ये उनका सिंपल स्ट्रेट डिसीजन था और ना ही कोई भी इसे एक स्ट्रेंज डिसीजन बोलेगा। अक्सर यूएसए सिटीज के लोग ऐसे आइसोलेटेड प्लेस में रहने के लिए चले जाते हैं। अब 8 अक्टूबर साल 2009 को जेमिसन फैमिली अपने ट्रक में बैठकर लैंड ओनर से मिलने चली गई। वो लैंड ओनर जिसकी वो पहाड़ों वाली जमीन है, और जेमिसन फैमिली उस जमीन को खरीदना चाहती थी। अब यहाँ तक सब कुछ बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट लग रहा था, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो आखिरी दिन था जब जेमिसन फैमिली को किसी ने भी देखा था। 2 दिन बाद उनके फ्रेंड्स और फैमिली वालों ने उनको ढूंढना शुरू किया और 16 अक्टूबर को उस फैमिली का ट्रक मिल जाता है और वो उस ज़मीन पे मिलता है जो कि माउंटेन्स में थी, और उसी ज़मीन को
जेमिसन फैमिली खरीदना चाहती थी। इसकी लोकेशन उनके घर से लगभग 30 मील दूर थी, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। इस ट्रक को वहां के लोकल शेरिफ ने ढूंढा था। अब यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होने वाली थी। ट्रक अंदर से लॉक था, उसके अंदर बॉबी का वॉलेट, शेरलिन का पर्स, एक घर का मोबाइल, उसके साथ साथ $32,000 कैश पड़े मिले थे। और तो और घर का फैमिली डॉग जिसका नाम मैसी था, वो भी ट्रक के अंदर ही था, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और मरने के कगार पे था। अब फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ये बहुत स्ट्रेंज बात थी, क्योंकि बॉबी और शेरलिन उस टाइम पे जॉबलेस थे, तो $32,000 कैश होना बहुत अजीब बात थी। ट्रक के अंदर किसी ने भी जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करी थी, लेकिन कार बहुत अजीब सी जगह पार्क थी। और तो और बॉबी का मोबाइल फोन कार के अंदर ही था, उसमें एक मेडिसिन की लास्ट फोटोग्राफ थी। अब फोन के जीपीएस से ये चीज पता कर ली गई कि वो फोटो आखिर कहाँ की थी। वो फोटो कार की लोकेशन से लगभग 100 फीट की दूरी की थी और उसमें मेडिसिन कुछ ज्यादा अजीब सी लग रही थी, मतलब जैसे वो खुश ना हो। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा था कि क्या वो फोटोग्राफ जेमिसन फैमिली ने ली थी या फिर किसी और इंसान ने। अब अगले दिन लगभग 400 लोग पुलिस के साथ और जुड़े जेमिसन फैमिली की सर्च में, लेकिन उन सभी के हाथ कुछ भी नहीं लगता। लोकल शेरिफ्स ने दिन रात एक कर दिया उस सर्च के लिए, लेकिन फिर भी उन सभी के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। उन सभी का ये मानना था कि ये केस बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि पूरा एरिया सर्च मारने के बाद भी उनके हाथ एक सबूत नहीं लगा और ऐसे मिसिंग केसेस में ये होना बहुत ज्यादा अजीब है। अब पुलिस का ये मानना था कि वहां पे जेमिसन फैमिली को शायद कोई खतरा ही नहीं था, क्योंकि खतरे के एक भी साइन पुलिस वालों को नहीं मिले थे। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, कोई भी लीड नहीं मिली, इसीलिए ये केस ठंडा पड़ गया। अब 4 साल बीत जाते हैं और हम लोग आते हैं साल 2013 में, और तारीख थी 16 नवंबर की, जब 2 हंटर्स सैंड बॉय माउंटेन रीजन में एंटर करते हैं और वहां पे उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसे देख के उनके होश उड़ जाते हैं। वहां पे 3 लोगों की लाश थी जो कि पूरे तरीके से खत्म हो पड़ी थी। वो तीनों लाशें लाइन से एक दूसरे के साइड में थी, जैसे उन्हें किसी ने वहां पे रखा होगा। अब जेमिसन फैमिली का केस इतना ज्यादा फेमस था कि इमीडिएटली उन हंटर्स ने ये समझ लिया कि ये फैमिली जेमिसन फैमिली है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने ये चीज साफ जाहिर कर दी। पहली बॉडी थी बॉबी जेमिसन की, दूसरी उनकी वाइफ की थी शेरलिन जेमिसन की, और तीसरी उनकी बच्ची यानी मैडिसन जेमिसन की। अब इस फाइंडिंग की सबसे कमाल की बात तो ये थी कि इन तीनों की बॉडी इनके अबैंडन ट्रक से महज 3 मील की दूरी पे ही मिली थी, बस नॉर्थ साइड में। अब वो 400 लोगों ने और तो और काउंटी शेरिफ्स ने और उनकी टीम ने पता नहीं किस तरीके से वहां पे सर्च करी थी कि उन तीनों की बॉडी वो लोग नहीं ढूंढ पाए थे। बॉडी के साथ वहां पे इंसानों के कपड़े, जूते और तो और इंसानी दांत भी मिले थे। अब 4 साल तक वो बॉडीज वहां पे पड़ी थी, तो अब आप लोग खुद ही समझ लीजिए कि वो किस हालत में होगी। और इसी टाइम पीरियड की वजह से कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चल पाता है, लेकिन एक चीज पता चल जाती है कि बॉबी के स्कल के पीछे एक होल था। अब ये होल किसी गोली की वजह से हुआ है या फिर किसी वाइल्ड लाइफ जानवर की वजह से, क्योंकि वो लाशें वहां पे 4 सालों से पड़ी हुई थी। इसीलिए इस चीज का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जेमिसन फैमिली के टाउन वाले घर पे बाहर एक कैमरा लगा हुआ था। अब जिस दिन जेमिसन फैमिली माउंटेन में रहने के लिए निकली थी, उस दिन की फुटेज पुलिस वालों ने चेक करी, तो उन्हें एक चीज बहुत ज्यादा अजीब लगती है। अब होता यहाँ पे ये है कि दोनों पति पत्नी यानी बॉबी और शेरलिन कई बार सामान उठा उठाकर अपने ट्रक में लोड कर रहे थे। उन दोनों को उस तरीके से देखकर पुलिस वालों ने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि वो दोनों ट्रेंस लाइक स्टेट में लग रहे थे। अब इस स्टेट का मतलब ये है कि वो दोनों मेंटली कंफ्यूज्ड या फिर मेंटली इल लग रहे थे, और उस स्टेज में वो दोनों सही तरीके से एक्ट नहीं कर रहे थे। अब अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इसमें कोई अजीब बात नहीं थी। वो दोनों नॉर्मल लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो दोनों अपना काम खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। और तो और फुटेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए कुछ कहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उस फुटेज में एक और चीज गौर फरमाने वाली थी। शेरलिन ने एक ब्राउन ब्रीफकेस और उसके साथ साथ .22 कैलिबर की गन अपने ट्रक में रखी थी, और शेरिफ की तहकीकात में ये दोनों चीजें ट्रक के अंदर से शेरिफ को नहीं मिलती है।
अब जेमिसन फैमिली का केस आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, लेकिन इससे जुड़ी बहुत सारी थ्योरीज हैं और वो थ्योरीज को अब मैं कवर करूंगा। कुछ लोगों का ये मानना था कि जेमिसन फैमिली अंदर वुड्स में गई तो, लेकिन वो अंदर का रास्ता भटक जाते हैं, इसीलिए वो सभी लोग वहां पे मर जाते हैं। अब मैंने पहले एक केस कवर किया था और उस केस का नाम था गैरिश फैमिली। उसमें भी कुछ इसी तरीके से होता है कि एक फैमिली ऐसे ही माउंटेन रेंजेस में जाती है और बहुत ज्यादा हीट की वजह से और पानी न होने की वजह से पूरी फैमिली ऐसे ही मर जाती है। लेकिन गैरिश फैमिली के साथ बहुत सारी चीजें थी। जहाँ पे वो लोग गए थे वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ नहीं थे, इसीलिए उनके ऊपर सीधा धूप पड़ रही थी, उनके पास पानी नहीं था और वो फैमिली अपनी लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा बैठी थी। लेकिन जेमिसन फैमिली के साथ ऐसा नहीं था। जहाँ पे ये लोग गए थे वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ थे और तो और ये लोग अपनी कार से महज 3 मील की दूरी पे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग उस दौरान वहां पे इतनी गर्मी पड़ी ही नहीं थी। और हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गाड़ी में उनका फैमिली डॉग भी था, $32,000 भी थे और तो और बॉबी का मोबाइल फोन भी गाड़ी के अंदर ही था। अब ये थ्योरी किसने दी थी और क्यों दी थी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि ये थ्योरी देने वाला अपने स्टेट ऑफ माइंड से ही बाहर होगा, तभी जाकर उन्होंने इतनी वाहियात थ्योरी दी थी। अब दूसरी थ्योरी थी होमिसाइड सुसाइड की। ट्रक में से पुलिस वालों को एक लेटर मिला था और वो लेटर पूरे 11 पेजेस का था। वो लेटर ट्रक में किसी बैग में से पड़ा हुआ पुलिस वालों को मिला था और वो लिखा था शेरलिन ने अपने पति यानी बॉबी के लिए। उसमें उसने अपने पति पे आरोप लगाया था कि उनका पति बहुत ज्यादा लेजी है, उसके साथ साथ वो इतना ढीला है कि वो किसी भी काम में अपना मन नहीं लगाता। इसी वजह से दोनों पति पत्नी उस टाइम पे बेरोजगार बैठे हुए थे। लेटर के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा था कि उन दोनों के रिश्ते कुछ सही नहीं चल रहे थे और दोनों का ही दिमाग सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। और पूछताछ के बाद ये चीज तो क्लियर हो गई कि शेरलिन को अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हुए लोगों ने देखा था और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। लेकिन यहाँ पे उनकी माँ ने आकर सब कुछ क्लियर किया और ये बताया कि शेरलिन और बॉबी एक बहुत अच्छे कपल थे। उनके बीच में कभी कभार छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब थ्योरी का ये मानना था कि कहीं शेरलिन ने पहले अपने पति और अपने बच्चे को मार दिया और फिर खुद सुसाइड कर लिया। लेकिन शेरलिन की मदर यानी कॉनी ने ये सारे एलिगेशन से साफ इनकार कर दिया। इवन उन्होंने ये भी बोला कुछ दिनों पहले वो उस कपल के साथ रहकर आई थी और उन दोनों के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे थे। लेकिन एक चीज और निकल के आती है पूछताछ के बाद। बॉबी और शेरलिन दोनों बहुत अजीब थे, यानी दोनों काले जादू में बिलीव रखते थे। उनके ट्रक से विच क्राफ्ट की किताब निकली थी, यानी काला जादू और तंत्र विद्या टाइप की किताबें। और शायद कुछ टाइम पहले से ही वो दोनों इन सब रिचुअल्स को शायद फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन कोई एग्जैक्ट सबूत नहीं था। लेकिन जब लोकल पास्टर ने आकर पुलिस को ये बताया कि बॉबी को ये लगता था कि उनके घर में 4 भूत हैं, तो वो उनके पास आकर ऐसी गोलियां मांगते थे जिससे भूत को मारा जा सके। अब इस थ्योरी में क्या सच है और क्या झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज जरूर बता सकता हूँ कि शेरलिन और बॉबी कहीं ना कहीं उनकी मानसिक हालत पूरे तरीके से ठीक नहीं थी। अब तीसरी थ्योरी ये थी कि बॉबी के पिता यानी बॉब डीन उन्होंने इस फैमिली को मार दिया था। अब ऐसा इसलिए माना जा रहा था कि 6 महीने पहले बॉबी ने पुलिस वालों को ये इन्फॉर्म किया था कि उनको उनके पिता की ही वजह से पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनके पिता उनको जान से मार देंगे। अब होता यूं है कि पहले बॉबी अपने पिता के ही साथ उनके गैस स्टेशन पे काम किया करते थे और उनके पिता ने बॉबी से वादा किया था कि कुछ सालों बाद वो आधा आधा बंटवारा कर लेंगे इसी गैस स्टेशन में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इसी की वजह से बॉबी और उनके पिता में एक दरार सी आ जाती है। बॉबी ने बहुत मेहनत से काम किया होता है और इसी वजह से उन दोनों के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये भी होती है कि बॉबी ने अपने पिता के गैस स्टेशन पे कई सालों तक फ्री में काम किया था, तो उनका गुस्सा होना कोई गलत बात यहाँ पे नहीं थी। लेकिन जिस टाइम पे जेमिसन फैमिली गायब हुई थी उस टाइम पे
बॉब डीन तो हॉस्पिटल में थे और महज 2 महीने बाद वो मर भी जाते हैं। यहाँ पे बॉब डीन के भाई जैक डीन ने ये बोला कि बॉब की ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो जेमिसन फैमिली को मार सकते थे। और तो और बॉब की डेथ दिसंबर साल 2009 में हो गई थी और जेमिसन फैमिली की लाशें तो साल 2013 में मिली। इसके बाद आती है हमारी एक और थ्योरी जो कि बहुत ज्यादा अलग थी। अब उसके अकॉर्डिंग जेमिसन फैमिली का मर्डर किसी कल्ट ग्रुप ने किया था। अब मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप लोगों में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कल्ट नाम के वर्ड से वाकिफ होंगे, तो यहाँ पे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कल्ट क्या होता है। अब आसान भाषा में आपको बताऊं तो हिंदुस्तान में कोई से भी धर्म के बाबा को आप इस चीज में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे आप सबसे बात कर रहा हूँ, अपनी विचारधारा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात करने लगूं, फॉर एग्जाम्पल कोई धर्म या फिर किसी मूर्ति की या किसी एक पर्टिकुलर चीज की, जैसे कोई एक पर्टिकुलर कल्चर, या आप एग्जाम्पल के लिए राजस्थान के बुलेट बाबा को ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आके उस पर्टिकुलर चीज की तरफ आप लोगों को लगातार अट्रैक्ट करता रहूं, उसकी अच्छी बातें बताऊं, उसके फायदे बताऊं, और धीरे धीरे इंसान सम्मोहित होने लगता है, उस पर्टिकुलर चीज के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि वो उस इंसान को सुन रहा है जो कि उस चीज के बारे में रोज रोज बातें कर रहा है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, चाहे कोई रिलीजन हो, चाहे कोई कल्चर हो, चाहे कोई मूर्ति हो, चाहे कोई इंसान हो, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। ज्यादातर कल्ट्स रिलीजियस ग्रुप्स ही होते हैं। धीरे धीरे आप सब लोगों के दिमाग में ऐसी कोई ना कोई चीज आ रही होगी, लाइक कोई ना कोई घटना, जिससे आप कल्ट ग्रुप्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कल्ट ग्रुप को समझाने के चक्कर में मैंने किसी के भी अगर सेंटिमेंट्स को हर्ट किया होगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। लेकिन आखिरी में एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, हिंदुस्तान में किसी भी धर्म के अगर बाबाओं को आप उठाएंगे तो वो एक कल्ट ग्रुप ही है। अब चाहे वो मैनिपुलेट करें या फिर एक्सटर्नल प्रेशर डालें, कुछ भी करें, लेकिन उन सभी का काम एक ही होता है। अब हम लोग अपने केस पे वापस आते हैं। अब सुनने में तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यूएसए में भी आज भी ऐसे कल्ट ग्रुप्स मौजूद हैं। मेरी रिसर्च में एक लोकेशन सामने आई जहाँ पे कल्ट ग्रुप मौजूद हैं और वो लोकेशन है ओक्लाहोमा। अब शेरलिन जेमिसन की मम्मी यानी कॉनी ने पुलिस वालों को ये बताया कि एक कल्ट ग्रुप जेमिसन फैमिली के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो ग्रुप जेमिसन फैमिली को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे थे। अब जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, कल्ट ग्रुप तो यही चाहता था कि जितने ज़्यादा लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हो अच्छा ही है, लेकिन जेमिसन फैमिली ऐसा नहीं होने दे रही थी। अब कॉनी को एक मिस्टीरियस वुमन का फ़ोन आता है और वो फ़ोन कॉल पर यह बताती है कि कल्ट ग्रुप के पास एक मर्डर बुक थी और उसमें जेमिसन फैमिली का नाम था, और तो और जिन और लोगों का नाम उस बुक में था वो भी आज तक मिसिंग ही है। अब जेमिसन फैमिली और कल्ट ग्रुप की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि जेमिसन फैमिली ने कुछ टाइम पहले एक किराएदार रखा। उस किराएदार लड़के का नाम था केनेथ, और वो बंदा धीरे धीरे जेमिसन फैमिली को प्रेशर डालता था, मैनिपुलेट करता था, अपनी बातें शेयर करता था अबाउट कल्ट ग्रुप्स की। एंड आप सभी लोग वाकिफ़ हैं कि ऐसे ग्रुप्स के लोग थोड़ा बहुत आपको प्रेशर डालते हैं एंड आपको कहीं ना कहीं बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं कि तुम अपनी ये आम सी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी चाहत है, इस तरह की चीज़ें बोल बोल के, मतलब वाहियात चीज़ें बोल के अपनी बातों को बड़ा दिखाना उनका काम होता है। केनेथ शेरलिन के सामने भी कुछ इसी तरीके की हरकत कर रहा था और शेरलिन ने सीधा अपनी बंदूक निकाली और उसकी तरफ तान के ये बोला कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा हमारे घर के आसपास भी मत दिखना। जब पुलिस वालों ने उस बंदे को ट्रैक किया तो उस बंदे ने ये बोला कि जब जेमिसन फैमिली गायब हुई थी उस टाइम पे वो जेल में था, लेकिन क्या पता उसके कल्ट ग्रुप ने जेमिसन फैमिली को मार दिया हो, लेकिन इसका कोई भी सबूत पुलिस वालों के पास नहीं था। अब एक और थ्योरी पुलिस वालों के सामने थी और वो ये थ्योरी थी ड्रग डील की। पुलिस वालों को ये लगता था कि जेमिसन फैमिली ड्रग्स का यूज करती थी। अब ऐसा इसलिए बोला कि कहीं ना कहीं जेमिसन फैमिली की मेंटल हेल्थ सही नहीं थी। जिस सीसीटीवी फुटेजेस की हमने पहले बात करी थी उसमें कहीं ना कहीं जेमिसन फैमिली थोड़ा अजीब तरीके से एक्ट कर रही थी। मैं मानता हूँ कि मैंने पहले ही बोला था कि वो शायद सिर्फ और सिर्फ अपना काम ख़त्म करके आगे जाना चाहते थे, लेकिन जब मैंने इस चीज़ पे थोड़ी और ज़्यादा रिसर्च करी तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था
कि जेमिसन फैमिली हद से ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। उस पर्टिकुलर सीसीटीवी फुटेज से रिलेटेड मैंने कई सारे पोस्ट पढ़े, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, जहां पे बहुत सारे लोगों का साफ ये बोलना है कि जेमिसन फैमिली बहुत ज्यादा अजीब तरीके से एक्ट कर रही थी, लाइक रोबोट्स की तरह। और इसी वजह से पुलिस का रुझान एक बार ड्रग्स की तरफ गया। एंड उस टाइम पे उस माउंटेन्स की तरफ बहुत सारी ड्रग की डीलिंग होती थी। और तो और पुलिस वालों को वो 32,000 कैश गाड़ी से मिलना थोड़ा सा और पुलिस वालों को इस थ्योरी पे बिलीव करने के लिए पुश कर रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपनी राय आपको बताऊं तो कोई भी इंसान ड्रग डीलिंग करने अपने बच्चे को लेके तो नहीं जाएगा। और ड्रग डीलिंग में ये होता है, ड्रग्स लिए और पैसे दिए, बात खत्म। यहाँ तक कि पुलिस वालों को ट्रक से किसी भी तरीके का ड्रग मिला ही नहीं था। इवन जेमिसन फैमिली के हाउस रिसर्च में भी पुलिस वालों को किसी भी तरीके का ड्रग नहीं मिला था। और गाड़ी में आपको पता ही है कि पैसे तो वहीं रखे हुए थे। अब हमने जितनी भी थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करी वो शुरुआत तो बहुत अच्छे तरीके से होती है, लेकिन एंड में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगती हैं। आफ्टर ऑल हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और थ्योरीज तो सिर्फ थ्योरीज होती हैं। क्या सच और क्या झूठ हमें कभी भी उसका नहीं पता चलेगा। इस केस को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग मुझे ये ज़रूर बोलेंगे कि ये केस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जो कि बहुत जायज़ बात है। लेकिन यहाँ पे मैं इस केस का एक और पहलू ऐड करने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोग ये ज़रूर बोलेंगे कि आखिर उस जगह की पुलिस किस तरीके से काम करती थी। आखिरी इंसान जिसने जेमिसन फैमिली से बात करी थी वो इंसान था वो लैंड ओनर जो उस माउंटेन वाली प्रॉपर्टी का ओनर था। जिस जगह से जेमिसन फैमिली का ट्रक मिला था वहाँ से महज 400 मीटर दूर उस लैंड ओनर का घर था। ये हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि आज तक कभी भी सही तरीके से उस लैंड ओनर से पुलिस वालों ने बात ही नहीं करी, जैसे पुलिस वालों ने उसे कभी शक की निगाहों से देखा ही नहीं था। अब बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूज़ चैनल की वीडियोस, उनके कमेंट सेक्शन में लोग उस आदमी को कई बार टारगेट करते हैं, और जो कि बहुत जायज़ चीज़ है। वो आदमी ट्रक के इतने नज़दीक तो था ही, लेकिन ट्रक के बारे में रिपोर्ट करने में भी उस इंसान ने 8 दिन ले लिए थे। लेकिन जेमिसन फैमिली की अनसॉल्व मिस्ट्री की सबसे बड़ी अजीब बात यह है वो $32,000। जब भी हम किसी थ्योरी की शुरुआत करते हैं ये $32,000 कैश उस थ्योरी को डिनाई कर देता है। और जो कि बड़ी जायज़ सी बात है कि अगर कोई भी इंसान जेमिसन फैमिली का मर्डर करेगा तो वो पैसे आखिर क्यों नहीं लेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जिस प्रॉपर्टी को जेमिसन फैमिली खरीदने गई थी वो पूरे $70,000 की थी। तो अगर मान लीजिए कि जेमिसन फैमिली अपने साथ $70,000 लेके गई तो वो मर्डरर पूरे पैसे लेके क्यों नहीं गया, सिर्फ $38,000 से क्यों लेके गया। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बार बार मैं मर्डर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली इस केस की रिसर्च के बाद ये मानना है कि जेमिसन फैमिली कोई सीधी फैमिली नहीं थी। दोनों पति पत्नी उस टाइम पे अनएम्प्लॉयड थे और वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आखिर कैसे खरीद रहे थे। इवन उनके बच्चों की फीस गवर्नमेंट के अनएम्प्लॉयड पे चेक्स की वजह से ही चल रही थी। अब इस वजह से एक सवाल और आता है कि क्या इन पैसों को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने कोई स्कैम वगैरह तो नहीं किया था। इन्हीं सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मेरा ये मानना है कि जेमिसन फैमिली का मर्डर हुआ था। और जो हंटर्स ने जेमिसन फैमिली के लाश को ढूंढा था उनका भी ये मानना था कि जेमिसन फैमिली का मर्डर हुआ था, क्योंकि उन्होंने बॉबी के स्कल के उस होल को देखा था और जो साफ इस तरीके से लग रहा था कि उन्हें गोली से मारा गया था। अब जब ये केस इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो ही गया है तो इसको थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग कर ही देते हैं। बॉबी शेरलिन के पहले पति नहीं थे। शेरलिन की पहली शादी से उनको एक बेटा था जिसका नाम कार्ल्टन था। जब शेरलिन का उनके पहले हस्बैंड से तलाक हो रहा था तो कोर्ट में कार्ल्टन ने ये चीज़ बोली थी कि उनकी मदर यानी शेरलिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी और अक्सर बहुत अजीब तरीके से एक्ट करती थी। इसीलिए 12 साल के कार्ल्टन ने अपने पिता के साथ रहना पसंद किया। अब ये तो हो गई शेरलिन की बात। अब हम करते हैं बॉबी की बात। मैंने पहले आपको बताया कि बॉबी लोकल पादरी के पास गया था और उसने ये बोला कि मेरे घर में कुछ काली आत्माओं का साया है, और वो काली आत्माओं का साया उनकी बेटी के ऊपर यानी मेडिसन के ऊपर था। बॉबी का ये कहना था कि उनकी बेटी एक इमेजिनरी दोस्त से बात करती थी और उसका नाम था एमिली। बॉबी के अकॉर्डिंग एमिली एक काला साया थी
जो कि उनकी बेटी के ऊपर हावी हो रही थी, और इसी वजह से मैडिसन कभी कभी थोड़ा सा अजीब तरीके से एक्ट करने लगती थी। अब जब ये चीज बॉबी ने लोकल पादरी को बताई तो वो उनसे ये बोल रहे थे कि वो कुछ ऐसी बंदूक की गोलियां दे दें जिसे वो अपने बंदूक में डालें और उस काली आत्मा पे चला दें जिससे वो मर जाए। अब सोचिए, एक एडल्ट यानी एक आदमी ऐसी बातें कर रहा था। अब न जाने क्यों उस पादरी ने इन लोगों की बात सीरियस नहीं ली और किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। शायद अगर वो कर देता तो क्या पता जेमिसन फैमिली आज जिंदा होती। लेकिन जेमिसन फैमिली का एक मेंबर जिंदा रह गया था और वो था वो पपी। उसको एक इंसान ने बचा लिया था और बाद में उसको अडॉप्ट कर लिया था। देखिए, जेमिसन फैमिली कोई शरीफ नहीं थी। जेमिसन फैमिली के दुश्मन थे। जेमिसन फैमिली पे पुराने लॉ सूट्स भी थे। उसके साथ साथ जेमिसन फैमिली की मानसिक हालत कोई ठीक नहीं थी और जेमिसन फैमिली का मर्डर हुआ। जैसे ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती है, वो $32,000 हमारे सामने आ जाते हैं और हर एक चीज पे पानी फेर देते हैं। अब चाहे उन पैसों की बात हो, चाहे ड्रग्स की बात, चाहे मेंटल हेल्थ की बात, चाहे उस फुटेजेस की बात हो, या मेडिसिन की वो आखिरी फोटोग्राफ की बात हो, चाहे कल्ट की बात हो, या फिर वो सुसाइड थ्योरी की बात हो, ये सारी चीजें इस केस को सुलझाती नहीं है बल्कि और ज्यादा उलझाती हैं। जितना इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल था वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जेमिसन फैमिली के अनसॉल्व मिस्ट्री पे आप लोगों का क्या कहना है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जब तक हमारी अगली मुलाकात नहीं होती है तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है।